आप सब लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद। 4 बारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। ये बिहार से आते हैं, किशनगंज से। सर आपका चार बहुत-बहुत बार वेलकम। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। 4 4 बार बार एमएलए एमएलए रह रह चुके चुका हैं। हूँ और 4 बार पहली एमएलए रह बार चुके हैं। एमपी लोगों ने। आज की तारीख में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किशनगंज बिहार से। सर आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊंगा सर, बहुत सारी चीजों जी में। प्लीज लेट्स प्लीज। नॉट मिन्स द वर्ड एंड लेट्स गो अराउंड। मैं आपसे कोई रेगुलर चीजें नहीं पूछने वाला। सर आज की तारीख में जो आपकी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी में जितना एजुकेशन का लेवल है आज की तारीख में, लिटरेसी रेट जिसको बोलते हैं, अभी मैं गूगल करके देख रहा था, इट वाज सेइंग लाइक 67-68% समथिंग। इट वेरीज फ्रॉम 67 to 72%। व्हाट आर द रीजंस कि मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन थोड़ा अपस्केल नहीं जा रहा है, जो अपने परसेंटेज जो है, जो आज के दौर के उस लेवल से? अव्वल तो ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है ओवर द इयर्स उनके जो फाइनेंशियल पोजीशन है, इकोनॉमिक पोजीशन है, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। और दूसरा, आप अगर एनालाइज करेंगे तो जो मुस्लिम एरियाज हैं बनस्पत दूसरे कम्युनिटी के एरियाज के तुलना में वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बहुत कमी। प्राइमरी लेवल टू हायर स्टडीज तक का अगर हम बात करें तो वहाँ पे उनके एरियाज में सरकारी जो सपोर्ट होना चाहिए जितना बाकी जगह है उतना नहीं है, जिसके वजह से उनकी पार्टिसिपेशन उतनी नहीं है। सर मैं अपने अब अगर जयपुर शहर आप का बता इजाजत देता हूँ दें तो आपको। मैं मैं किशनगंज आपको का जयपुर शहर उदाहरण। का हाँ मैं आपको मैं जिस जगह से आता हूँ जयपुर से, मैं आपको वहां का बता देता हूँ। जयपुर में एक जगह है रामगंज बाजार, नाम रामगंज है, मगर जो हाँ पॉपुलेशन है मुस्लिम वहाँ पे 90% है। हाँ मेरे बहुत सारे जानकार वहाँ रहते हैं, बहुत सारे। और मैं जिस ट्रेड में हूँ उस ट्रेड के बहुत सारे वो जो एरिया उसी मतलब वहीं रहते हैं, जेमस्टोन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं काफी। जी जी। वहाँ पे एजुकेशन सब आसपास है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जयपुर को इतना बड़ा शहर नहीं है। इट्स नॉट लाइक दिल्ली, बॉम्बे और समथिंग, कैलकाटा समथिंग। पर या वहाँ पे जाते नहीं है बच्चे। और ये मैंने देखा है वहाँ पे कि पीपल वहाँ के जो जितने भी उनके अब्बू अम्मी है वही प्रेशर नहीं करते हैं, या जाते हैं तो स्कूल नहीं पहुंचते हैं। दिन भर वहाँ पे मोटरसाइकिलों पे बैठना, व्हाट्सएप चलाना, जर्दा खाना, और यही काम है। आप जाके कभी भी देख सकते हैं। दूसरा जो हुआ है, धीरे धीरे गेटोज बन गए हैं। आपने देखा होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी एक एक क्षेत्र बन गया है, बहुल मुझे कहते हैं ना, इसके अंदर अपने गेटोज जो कहते हैं, तो वो गेटोज बन गए। इस चक्कर में जो होता है एसिमिलेशन विद अनदर कम्युनिटी, वो नहीं हुआ है इंडिया में। स्टार्टिंग आई थिंक फ्रॉम लाइक लेट 70s या 70s के टाइम में गेटोज बनना चालू हुए थे। जैसे हमारे कई वहाँ पे जयपुर में ऐसी कई कॉलोनी है, वहाँ पे जैन मारवाड़ी ही रहते हैं, वहाँ पे मुस्लिम नहीं रहते। जहाँ मुस्लिम रहते हैं वहाँ जैन मारवाड़ी। इट्स नॉट लाइक यूएस। जैसे हमारे बाजू में चाइनीज है, सामने अमेरिकन है, इधर पाकिस्तानी है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि एजुकेशन से लोग बाग भागते हैं। सेकेंडली, जो एलीट मुस्लिम पॉपुलेशन है उन्होंने अपनी कम्युनिटी से हाथ धो बैठे हैं। वो मेरे कई हैं दोस्त जो कि डिप्लोमेट लेवल पे हैं, कई मेरे दोस्त हैं जो बॉलीवुड में हैं, वेरी अकम्प्लिश पीपल। दे वो खुद ही बोलते हैं मुझे कि अभी भाई, देयर इज नो पॉइंट, दे विल नेवर अंडरस्टैंड। अब बड़े बड़े जो बॉलीवुड स्टार हैं, मैंने तो उनको कभी अपील करते हुए नहीं देखा। लाइक सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या ये लोग कभी अपील नहीं करते हैं, और ना ये कोई स्टेज पे दिखते हैं बोलते हुए। अब जैसे ओवैसी साहब की आप देख लीजिए सभा। ओवैसी साहब क्या बोलते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे को सभा में जो अटेंडी है, मैं वो देखता हूँ उनकी क्लास क्या है। वो 5, 10, 15 हजार रुपए महीने कमाने वालों की भीड़ है। वो बस वहां पे नारे लगाने आ जाते हैं। तो इसका क्या रीजन है? ये क्यों नहीं बोलती देखिए, मुस्लिम एलीट कम्युनिटी? जैसा मैंने शुरू में कहा कि दो रीजन है। एक तो जो जितने स्कूल और कॉलेजेस चाहिए होते हैं माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में उतने नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है ओवर द इयर्स वो फाइनेंशियली इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनके लिए एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे मेरा बच्चा कमा ले। वो छोटा से छोटे बच्चे को चाय के दुकान में भेज देंगे, टायर पंचर के दुकान में भेज देंगे। ये हकीकत है जो हम लोग को माननी होगी।
और इसमें भी कोई शक नहीं है, जो आपने कहा कि आपके डिप्लोमेट फ्रेंड्स हैं और एक्टर्स से आपके ताल्लुकात हैं, जिनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, शायद करते भी होंगे। आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट एवरीबडी इज डूइंग, लेकिन कई लोग ऐसे हैं माइनॉरिटीज में जो स्कूल कॉलेजेस चला रहे हैं जिनकी हैसियत के हिसाब से। अब जैसे मेरा उदाहरण अगर आप लेना चाहेंगे, तो मेरी शादी हुई, हमारी जो वाइफ है वो जेएनयू से एमफिल करी हैं, और शादी के इमीडिएटली बाद हम लोगों ने मिलके ये एहसास किया कि भाई एजुकेशन आज से 25 साल पहले और भी बहुत कम स्तर था किशनगंज इलाके में। तो हमने अपने वालिद के नाम से एक फाउंडेशन शुरू किया, और उसमें आज तक मेरे ख्याल से अगर इसका निकाला जाए तो लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चों को डायरेक्ट हमने तालीम हासिल करवाई। और छोटे छोटे गांव में से आज भी मेरे ख्याल से लगभग 150 से 200 गांव में आज़ाद इंडिया जो हमारी वाइफ और हमारी मदर चला रही हैं, लगभग डायरेक्टली 8 से 10 हज़ार बच्चों को हम लोग तालीम दे रहे हैं। तो उस तरह से बहुत लोग तालीम दे रहे हैं। अगर फाइनेंशियली हम लोग और संपन्न होते तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई कॉलेजेस हो और प्रॉपर स्कूल्स हो, उसके तरफ भी जाते हैं। लेकिन देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग दैट, बट एट द सेम टाइम जितना होना चाहिए उस रेशियो में हम लोग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं कम्युनिटी के लोग। तो ज़्यादातर हम लोग का एनर्जी चला जाता है कि कैसे अपना पेट पाला जाए। और इसी वजह से आपने देखा होगा आपके जयपुर के इलाके में कि वो लोग जो कम उम्र के लोग भी वो ज्वेलरी बिजनेस में कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हो। कोई चाय पहुंचा रहा है, तो कोई पॉलिशिंग कर रहा है, तो कोई दुकान में साफ बिल्कुल। सफाई कर रहा है, क्योंकि पेट पालना सबसे ज्यादा अहम है जिंदा रहने के लिए। और उसके बाद जो भी होता है वो कोशिश जरूर करता है कि उसको भी अच्छी तालीम मिले, या जो पेरेंट्स है वो भी चाहेंगे कि उनके बच्चे भी भाई अफसर नहीं तो क्लर्क बने, क्लर्क नहीं तो पियोन बने। तो सब चाहता है कि नहीं, काम थोड़ी कोई छोटा नहीं है सर, काम कोई छोटा जी नहीं जी, है, काम काम कोई कुछ भी छोटा करें, नहीं। काम छोटा नहीं। मैं कहता हूँ वो जो यंगर पॉपुलेशन है मुस्लिम की, वो कंस्ट्रक्टिव वे में एंगेज नहीं है। हाँ, तो वही कंस्ट्रक्टिव, उन मैं लोगों को बहकावे में आ रीजन वो जाते हैं, बता बहक रहा हूँ। जाते हैं, हाँ, और और दूसरा वो मैं क्या गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं, वो भी बात फैक्ट जब है। अनएम्प्लॉयमेंट होगा और जहन या टाइम खाली है सोचने का और लोग बहकाने के लिए हैं, तो ऑब्वियसली बहक जाता है। तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को, कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, एक सेक्शन में हर कम्युनिटी के बच्चे, आप देखिए ना, कुछ लोग पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं युवा को, और या डंडा लेके और झंडा लेके घूम रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं। ये नहीं जान रहे हैं कि वो उनका अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज जो नू में हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि माइनॉरिटी के कई लोग जो है वो अपने घरों में जाना शुरू कर दिए, और उसका इंटर्न नतीजा ये हुआ कि जो गुड़गांव में जो बिजनेस चल रहा था या कारखाने चल रहे थे, वो धीरे धीरे उसको इफेक्ट कर रहा है। शॉपिंग मॉल्स में इफेक्ट कर रहा है, हाउस होल्ड में इफेक्ट कर रहा है। तो ये इसके इसके ज्यादातर नुकसान के ही रिजल्ट्स होते हैं। और इसमें एक चलिए चीज मैं और मैं बोलना चाहता हूँ, एजुकेशन में आपने शुरू में बताया था, एएमयू किशनगंज में शाखा आज से ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स पहले, जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे और यूपीए चेयरपर्सन हमारी लीडर सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने ये महसूस किया कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन नहीं होने के कारण जो डेवलपमेंट होना चाहिए सोसाइटी का और उनका योगदान होना चाहिए इंडिया की ग्रोथ में, वो नहीं हो पा रहा है। और इसको देखते हुए केरला में, मल्लापुरम में, मुर्शिदाबाद बंगाल में, और किशनगंज में, बिहार के किशनगंज में उन लोगों ने शाखा खोलने का निर्णय लिया। और बकायदा 136 करोड़ रुपए यूपीए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया, एलोकेट करके वहां पे शिलान्यास किया गया सोनिया गांधी जी के तरफ से। और जब से लोगों ने मुझे एमपी बनाया है, पिछले 4 सालों में दर्जनों बार अलग अलग मिनिस्टर से मिला। मतलब
50 मैंने चिट्ठियां लिखी, और कम से कम दर्जनों बार मैंने पार्लियामेंट में अलग अलग मौके से बोला, एएमयू किशनगंज को फंड देने के लिए, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ देने के लिए। और जब जब सेशन चलता है, हर दिन 2 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, डे शुरू होने से पहले मैं गांधी जी के मूर्ति के सामने अपना बैनर लेके खड़ा होता हूं। लेकिन अफसोस की बात है कि 4 साल हो गए, हमें वहां जो हमारा हक है उसके लिए जमीन भी है, जो हमने लड़ के लिए, वहां के लोगों ने लड़ के लिए, उस पर अभी तक ना कोई फंड दिया गया है और ना ही टीचिंग नॉन टीचिंग टीचर ये स्टाफ दिया गया है। तो ये तो सरासर जो है स्टेट का सौतेलापन हम कहते हैं। दिस इज नॉट फेयर, आई मीन ठीक है, अब टू योर ओन पीपल। वो तो ठीक है जावेद साहब, ये तो चलता रहेगा, मतलब ब्लेम गेम, इधर के वाले उधर बोलेंगे, इधर के उधर बोलेंगे, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं आपसे एज ए न्यूट्रल आदमी आप बताइए कि क्या ये फेयर है कि नहीं, फेयर तो कुछ नहीं है, नहीं फेयर नहीं है। मगर मैं आपको एक और इसमें थोड़ा सा मतलब दूसरी साइड आपको ले जाना चाहता हूँ। इंडिया में कितने मदरसा होंगे? गिनती तो नहीं है, लेकिन अच्छे तादाद में मदरसे हैं। कितने, 10,000 ऊपर? I don't have the figures, but अच्छे खासे 10,000 से ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से। Approximately 24,000 होगा। मेरे को एक बात बताएंगे कि मदरसा इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन आप लोगों के जो पास्ट जनरेशन थी वो दे के गई, उन मदरसों को रिवाइव करने के लिए ऑन अ वेरी वेरी मॉडर्न लेवल, क्योंकि हमारे यहाँ भी मदरसे हैं, मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ मेरी मस्जिद के अंदर मदरसा है। आप यहाँ के मदरसा का मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था इन कंपैरिजन टू मदरसा ऑफ इंडिया, क्योंकि मदरसा को जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे तो जो आज के टाइम में गोदी मीडिया है वो बोलती है ये एक तरह से ग्रूमिंग ग्राउंड है फॉर टेररिज्म, यू नो दैट्स व्हाट दे से। तो इनको टेक ओवर करके मेरे को लगता है ये जैसे मदरसा है, दूसरा आपके वो बोर्ड चलते हैं सारे के सारे, इसके वक्फ बोर्ड, ये दो ऐसी चीजें जहाँ पे आपकी कम्युनिटी में जबरदस्त करप्शन है। वक्फ बोर्ड हैदराबाद का करप्शन, वक्फ बोर्ड कर्नाटक का करप्शन, वक्फ बोर्ड राजस्थान का करप्शन, ये तीन तो मुझे पता है। एक का तो मैंने हैदराबाद का तो ओपनली मैंने कह दिया था, जो आदमी वहां पे संभालता है उसका नाम है सलीम अपने चमड़े वाला। उसने मुझे फोन भी किया था कि तुमने जो किया है ये सही नहीं किया, हम तुम्हें देखेंगे, मुझे धमकी दी थी। सलीम चमड़े वाला नाम बता रहा हूँ। इज इट नॉट फेयर टू से दैट जो कम्युनिटी में लोग हो रहे हैं वही कम्युनिटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, देन आप किसी को ब्लेम करें, अदर कम्युनिटी को या फिर गवर्नमेंट को? इज इट टाइम टू चेक कि अपने गिरेबान में देखा जाए, पहले अपने समाज में जो गंदगी बैठी है उसको साफ करें। जैसे गोदी मीडिया के अंदर मौलाना जाते हैं, फ्रॉड मौलाना बोलता हूँ इनको, फेक मौलाना, उनको रोकने का काम किसका है? हिंदू कम्युनिटी का है या इसके मुस्लिम कम्युनिटी का है? दे आर योर पीपल, they are coming from your side, so somebody has to stop them. I would like to differ here. Okay, they might have similar names as the other Muslim, but they do not belong to our community. Our community is totally different. और इसमें भी कोई शक नहीं कि नहीं जावेद साहब, फॉर अ नॉन मुस्लिम, जो सामने वाला मुस्लिम ही है, हम आपको बताते हैं 2014 से पहले, मैं आपको गारंटी करता हूँ 2080 से लेके और 2014 से पहले कई लोग ऐसे थे उनको पता नहीं था कि मुस्लिम में इतने फिरके होते हैं, देवबली, बरेवली, दियोबंदी, हमें सिर्फ ये पता था शिया और सुन्नी होते हैं। खुद मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने आप को एक्सपोज किया, उन एक्सपोज पे जो अपने इसके राइट विंग थे उन लोगों ने फायदा उठाया, और जितने भी इन लोगों ने मीडिया में आके जितना इन लोगों ने दूसरी कम्युनिटी को दी गाली कि ये हमारी तरह, ये हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, उतने ही दूसरे राइट विंगर स्ट्रांग होते चले गए। इट्स पॉलिटिक्स। क्या होते हैं, जितने भी लिबरल हिंदू भी थे वो भी राइट विंगर्स बनते चले गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मुस्लिम तो अपना बैकयार्ड क्लीन करना ही नहीं चाहते, वो कभी नहीं बोलेंगे। मैंने आज तक सर, मैं 8 साल से हूँ सोशल मीडिया पे, मैंने समझाया है कई बारी, मुस्लिम्स को मैं समझाता हूँ, हर तरह समझाता हूँ, मगर मुझे ही गालियां पड़ने लग जाती है कई बारी। मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे हैं, 60%। आप चले जाइए ट्विटर हैंडल पे, मैं आज की तारीख में किसी मौलाना के बारे में लिख दूंगा या असद ओवैसी के बारे में अगर मैंने कुछ लिख दिया या बोल दिया, तो असद ओवैसी के जो अंधभक्त हैं वो उसी तरह बात करते हैं जिस तरह अपनी बीजेपी के अंधभक्त हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन द लैंग्वेज एंड द काइंड ऑफ रिएक्शन। सो ये गंदगी जो है आज हमारे समाज में, अगर गंदगी है आप नहीं साफ करोगे, मुझे अपना घर खुद साफ करना पड़ेगा, आपको अपना घर खुद साफ करना पड़ेगा। अगर दोनों साफ रखेंगे तो मोहल्ला साफ नजर आएगा।
मैं कीचड़ आपकी कम्युनिटी में फेंकूं, आप मेरी कम्युनिटी में फेंको, कीचड़ तो वही है, और इसी कीचड़ पे कमल खिल रहे हैं। सीधी बात है, इसमें कोई सोशल इंजीनियरिंग की समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए मेरा कहना है कि आप जैसे अलीट हैं, इन लोगों को रोकते क्यों नहीं है? ये जो मौलाना रशीद और मौलाना क्या क्या नाम है उनके, 3-4 नाम है, जो वहां पे बेवकूफी करने आ जाते हैं टीवी स्टूडियो में, अपनी ही मजाक उड़वा के, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन से, और फिर वहां से ये लोग, जिसको बोलते हैं उर्दू में एक वर्ड होता है, रुस्वा होके जाते हैं, और या पूरी कम्युनिटी को रुस्वा करके जाते हैं। ये ऐसा क्यों? तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ ये कि आप खुद बोल रहे हैं गोदी मीडिया, दिस मीडिया जो आज का मीडिया है, एवरीबडी नोज उसका बायस किधर है, एंड इट इज अ प्लॉय बाय द मीडिया हाउसेस टू गेट पीपल, नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर लंबा चलेगा, ऐसे लोगों को वो फाइनेंस करते हैं, ऐसे लोगों से बुलवाते हैं ताकि एक मैसेज जाए, जैसे आप ही ने कहा कि आप लोग कैसे नहीं करते। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पिछले साल एक कोई फंक्शन था, और वो जो टीवी में मौलाना साहब थे, उनमें से एक मौलाना वहां पे थे, ज्यादातर उस फंक्शन में मुसलमान थे, और मैं आपको बताऊं कोई उस मौलाना से हाथ तक मिलाने नहीं गया। वो बहुत जगह घूमता रहा लेकिन कोई उसको एंटरटेन नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप 60% कह रहे हैं ना, वो 0.0006% भी नहीं है इस तरह के लोग। सब चाहते हैं सर, वो 0.006% 60% को इफेक्ट कर रहे हैं आपकी कम्युनिटी में। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपकी कम्युनिटी का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ। एक तरफ तो अपन बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, राइट, ये बोलते हैं ना हिंदू मुसलमान भाई भाई। तो अगर एक भाई दूसरे को बता रहे हैं कि भाई तेरे घर में कचरा घुसा हुआ है, इसको साफ कर दे, इसको साफ नहीं करेगा तो हमारे यहाँ के जो हैं वो तुम्हारे ऊपर बरसेंगे। अब उसको अगर आप साफ, अभी भी देखिए, नहीं जावेद साहब, अभी भी आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात को। अभी आपने कहा वो मौलाना से हाथ नहीं मिलाया, इट डजंट मैटर, हाथ मिलाओ नहीं मिलाओ उससे कोई मतलब नहीं है। पॉइंट इज टू स्टॉप देम। अगर वो 5,000 रुपए में डिबेट में जा रहा है, 10, यू गोट टू टेल देम। उनके जितने भी नेबर्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सब ने ज्यादातर, जो हम लोग को पता चलता है, ज्यादातर उनको डिसोन कर दिए। लेकिन चूंकि उसकी रोजी रोटी उसी से चल रही है, you cannot forcibly stop anybody from going, but nobody agrees with them. No, हमारी साइड के राइट विंगर्स, हमारी साइड के राइट विंगर्स के, हमारे साइड के राइट विंगर्स की स्ट्रेंथ है वो। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी वीकनेस है। यही मैं कह रहा हूँ कि भाई आप अलकायदा या और जो जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका आप बताइएगा कि सब मुसलमानों को रोकना चाहिए, इज इट पॉसिबल? तो इसी तरह से ये लोग फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, और हर कम्युनिटी के लोगों को निकाल के ये टीवी वाले लाते हैं, क्योंकि इनकी टीवी रेटिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि दे आर नॉट एनी मोर द न्यूज चैनल्स, दे आर दिस ड्रामा चैनल्स, जो आप देखेंगे तो आपका बीपी नहीं भी है तो बढ़ जाता है। मैं तो 4-5 साल से ये टीवी नहीं देखता, लेकिन मेजॉरिटी, व्हेन आई एम सेइंग मेजॉरिटी, 99% से ज्यादा लोग, चाहे वो गैर मुस्लिम हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी राइट विंगर को नहीं पसंद करता है। आप देखिए ये बजरंग दल वाले जो जाते हैं जगह राइट वगैरह कराने के लिए, कितने लोग होते हैं? 20-30-40 लौंडे होते हैं जो पेरोल में होते हैं। वहां लाखों की आबादी है। आप कहते हैं नू वाले या वेस्ट दिल्ली वाले कम्युनल है, अरे भाई ज्यादातर लोग तो बाहर से आते हैं। वो 10-20 की वजह से आप पूरा शहर को आप बदनाम करेंगे, ये गलत है। नहीं मगर सर इसमें एक और चीज होती है, ये टीवी वाले जो है दे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो इतना बड़ा बना के दिखाते हैं, एज इफ एवरीबडी इज आफ्टर एवरीबडीज ब्लड, एंड दे नेवर शो कि जब कोई हिंदू मुसलमान को मदद कर रहा है या कोई मुसलमान हिंदू को मदद कर, वो नहीं दिखाता। वो उसको बिल्कुल कारपेट के नीचे वो स्वीप कर देता है। इसमें सर एक सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन लोगों ने अपना ऑडियंस बना रखा है। हाँ। गोदी मीडिया का एक ऑडियंस है 30-35% का, उसको उनको केटर करना है। अब उनको जब तक वो जो उनको नहीं मिलेगा सामान, उनको केटर करने का सामान, ये है जो आपकी समाज की वीकनेस है, वो उनकी स्ट्रेंथ है। और वही स्ट्रेंथ आज की तारीख में जो दूसरी पार्टी है, आपके ऑपोजिशन में जो पार्टीज खड़ी है, वो उनकी स्ट्रेंथ है। आज की तारीख में मुझे बहुत लोग ये बोलते हैं कि
कई लोग बोलते हैं कि जो अंधभक्त सो कॉल्ड, ये आज की सरकार की स्ट्रेंथ है। नहीं है, आज की सरकार की स्ट्रेंथ मुसलमान है। जितना मुसलमानों को उकसाया, सिंपल बताता हूँ, उतने जितना इन्होंने उकसाया, पहले हमारे भगवानों की शक्लें चेंज करी, श्री राम को रुद्र रूप में दिखाया, महाकाल दिखाया, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी समझिए, तो जितने भी लिबरल हिंदू थे ना, वो भी राइट विंगर्स बनते चले गए। उनको ये लगा कि मुसलमान तो कभी ठीक ही नहीं हो पा रहे, ये तो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करने, तो यही ठीक है। और दूसरा, अब जैसे हम लोग तो पाकिस्तान से भी, यहाँ तो पाकिस्तानी हमारे बहुत रहते हैं, पाकिस्तानी खुद बोलते हैं, जो उनके यहाँ के मौलाना है, फ्रॉड मौलाना जो बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान देश को बर्बाद किया है। अभी इमरान खान को अरेस्ट किए हैं, ठीक है, कुछ घंटों पहले इमरान खान जेल चले गए। अभी अब वहां जेल गए ना, अब आप देखना, इसका कोई लेना देना नहीं है इंडिया से, ये अभी टीआरपी पे ये खेल चलेगा। अभी आप देख लेना, सुबह हुई है ना आपके, आज शाम की न्यूज में आप देख लेना। तो ये है कि आप लोगों को, सर मैं 1987 बैच का हूँ, दिल्ली का, हमने ये सब नहीं देखा था। मेरा जिगरी दोस्त अरशद अनवर, मेरा जिगरी दोस्त एक बहुत बड़ा आज की तारीख में डायरेक्टर है हिंदी में, फिल्म इंडस्ट्री में। हम लोगों ने ये सब नहीं देखा, तो हमें बड़ा अटपटा लगता है। प्लस हमारा बैकग्राउंड आर्मी से है, इंडियन एयरफोर्स से है मेरा बैकग्राउंड, इंडियन एयरफोर्स में हमने कभी नहीं ये देखा था। तो जो आज हो रहा है, और हमने ये भी नहीं देखा था कि अपनी गलतियों को एक समाज इतनी अच्छी तरह से उसको ढक देता है कि वो जो कचरा जब ढक गया ना, वो वहीं पड़ा पड़ा सड़ रहा है, और वो जो सड़ रहा है, कीचड़ जो बन गया, उस पर कमल खिल रहा है। मैंने आज तक नहीं देखा सर, कोई वीडियोस नहीं देखे मैंने कि मुस्लिम कम्युनिटी कोई अपनी कम्युनिटी से निकला हो, मुस्लिम कम्युनिटी से, और खुद ही मुस्लिम को चैलेंज कर रहा है, स्टॉप दिस नॉनसेंस, डोंट डू दैट, इट्स गोइंग टू हर्ट यू, इट्स गोइंग टू हर्ट आवर नेशन। आपका भी उतना ही देश है जितना हमारा है, तो आपका भी उतना हक है गंदगी साफ करने। मे बी यू आर नॉट अवेयर, हर जगह मुस्लिम जो है ऐसे लोगों को डिस्करेज करते हैं, ऐसे लोगों को समझाते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं कि इस तरह की घटिया हरकत मत करो। अभी मैं अवेयर नहीं हूँ, 60% ऑफ द हिंदू कम्युनिटी इज नॉट अवेयर, इट्स नॉट इवन मी, नहीं है लोगों को अवेयर, तो और एम्पलीफाई करना पड़ेगा ना। अवेयर कैसे होगा? या तो हम घर घर जाएं, नंबर वन। नहीं, सोशल मीडिया। नंबर टू, ये मीडिया से होगा, सोशल मीडिया से होगा, या टीवी से होगा, सोशल मीडिया। तो ये तब होगा जैसे आप ऐसे लोग हर तरह के लोगों से आप बात करेंगे, उनका व्यूज लेंगे, तो लोगों को समझ में आएगा। आप देखिए ना, हमारे एरिया से आप ही ने जैसे बात करने से पहले शुरू हुई कि एक पार्टी के वेव में कुछ लोग जीते, लेकिन वो बहुत जल्दी उनको समझ में आ गई कि भाई ये जो बंटवारे की राजनीति है, ये आगे नहीं जा सकती है, तो वो स्विच ओवर कर लिए, 5 में से 4 चले गए दूसरे पार्टी में। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, अंधभक्ति आई थी। और इसमें मैं तो डायरेक्टली कहता हूं कि जिस तरह अडोल्फ हिटलर के टाइम में रेडियो और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया गया था और लीफलेट का इस्तेमाल किया गया था, आज हिंदुस्तान में वही राइट विंगर्स जो है वो टीवी का, न्यूज़पेपर्स का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज न कल लोगों को समझ में आ जाएगी। अब यह है कि जब जैसे आपका बचपना एयरफोर्स के बैकग्राउंड से, इत्तेफाक से मैं भी एयरफोर्स स्कूल सुब्रोटो पार्क का स्टूडेंट रहा हूँ। कौन से बैच के आप? मैं आई पास्ड आउट इन 81। सर मैं 87 बैच हूँ, आप ही के स्कूल का। अरे वाह, चलो कुछ तो मैं आप ही के स्कूल का 87। हाँ, तो आई डिड माय स्कूलिंग देयर, मैं और मेरा छोटा भाई 74 to 81 आई वाज देयर, एंड माय ब्रदर वाज देयर फ्रॉम 74 to 84। So you are my senior, school senior है आप। Yes sir, I'm your senior। लेकिन चलो, world is so small, है से कहाँ मिले। तो मुझे याद है हॉस्टल में हम 200 बच्चे थे और 4 या 5 हम मुसलमान थे। मैं भी और हम लोग हमको सिर्फ ईद के दिन पता चलता था कि ये 4-5 हम मुसलमान हैं, उसके अलावा कभी सबसे दोस्ती होती थी, सबसे झगड़ा होता था, सबसे जो बच्चे होते हैं वैसे, लेकिन कभी हम लोग को ये नहीं पता चलता था कौन क्या है नहीं है। एयर मार्शल का भी बच्चा पढ़ता था, एयरमैन का भी बच्चा पढ़ता था, वी डिडंट ब्लडी गिव अ डैम कौन क्या है। सर एक ही डाइनिंग रूम में अपन सब खाना खाते थे,
कभी एग्जैक्टली। किसी का ये कभी अंदाजा नहीं था। आप तो हमसे भी 5 साल सीनियर हो गए, हम आपसे 5 साल जूनियर हैं। हम 86-87 बैच के हैं। मुझे तो कोई हाँ, अंदाजा नहीं था कि ऐसा समय मुझे देखना पड़ेगा इंडिया में। अब उस टाइम आपको याद नहीं आ रहा, हमारे स्कूल अरशद अनवर होता था स्कूल वाइस कैप्टन। और आई हम डोंट लोग रिमेम्बर। अब तो जूनियर हो गए ना 5 साल। हम हाँ लोग ने हाँ। साथ में मतलब क्रिकेट खेलने से लेके मतलब हर चीज हमने मतलब। हाउ कैन आई से अब आज की तारीख में मैं क्या अरशद से झगड़ा कर लूं, अरशद को नहीं, भूल जाऊं दोस्ती, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और क्योंकि किस ये लोग बात तो का यही झगड़ा? चाहते हैं। अगर आपस में कुछ नान तफाकी हो तो उसका झगड़ा होगा। अब बाकी पागल लोग क्या कर रहे हैं उस पे हम थोड़ी झगड़ा करेंगे। 40 साल की दोस्ती दांव पे लगा दें हम इनकी वजह से। 40 साल की दोस्ती है। ये जो कल के लौंडे हमें आके समझाते हैं कि मुसलमान हाँ। ये है, इन्होंने वो मुसलमान जानते ही नहीं है। दे डोंट नो, नहीं नहीं, इनका ये एफिलिएशन ही नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली किसी मुसलमान को नहीं जानते। ये सोशल मीडिया और टीवी में जो दिखाया जाता है बस उतना ही जानते हैं। और ये अनफॉर्चुनेट है। और कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए, अपने हुकूमत के लिए, कुछ लोग तो गिने चुने लोग हैं। मैं पार्टी को भी बदनाम नहीं करता, मैं तो सिर्फ दो चार लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं। और आपको जान के अफसोस होगा, जो जानते ही होंगे, कि every year lakhs and lakhs of people are giving up Indian Yeah, passports and are moving out. And who are moving 127,000 out? last year. Not Yeah, poor people. They are all high yeah, income yeah. group people. They are moving out. वो अपने साथ मिलियंस ऑफ करोड़ों रुपया लेके जा रहे हैं, तो हम सबका नुकसान हो रहा है उसमें। लेकिन इन लोगों को तो राजनीति के अलावा और हुकूमत के अलावा कोई चिंता नहीं। मणिपुर 3 महीने से चल रहा है। कल भी किसी पुलिस कैंप से आर्म्स वहां से उठा के ले गए। द गवर्नमेंट इज सर, स्टिल स्लीपिंग। जितना आर्म्स उन लोगों ने वहां से उठाया है उतना आर्म तो कई कंट्रीज की जो आर्मी के पास नहीं है। एग्जैक्टली। ओके, देयर आर एंड मेनी कंट्रीज इन यूरोप नहीं है। तो इजंट इंडिया डूइंग समथिंग अबाउट दिस कि ये इतना बड़ा एक तरह से मिलिशिया खड़ा हो गया विच कैन, वो तो इंडियंस ही है ना। दे डोंट हैव टू टेक अ बिल्कुल पासपोर्ट एनीवेयर, बिल्कुल, दे दे आर कैन कम ऑल। टू दिल्ली, दे कैन कम टू बॉम्बे, दे कैन गो एनीवेयर। नहीं नहीं, देर इज अनरेस्ट इन मनी। अपार्ट फ्रॉम मणिपुर, त्रिपुरा में भी अब धीरे धीरे हो गया। क्या बोलते हैं, मिजोरम में 2 महीने से टेंशन है। असम में भी धीरे धीरे टेंशन हो रहा है। तो ये तो फैलता जाएगा। लेकिन जो आज हुकूमत में है उनको कैसे वो इलेक्शन जीते, कैसे अपनी हुकूमत बचाए, उसके अलावा कोई चिंता नहीं। अगर पंजाब जा रहा है तो जाने दो। अगर सैन फ्रांसिस्को में या वैंकूवर में या टोरंटो में या लंदन में या डीसी में एम्बेसी के इंडियन एम्बेसी के खिलाफ कुछ हो रहा है तो होने दो। आई मीन, इस तरह की हुकूमत कहीं हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में नहीं होगी। जो अपने ही मुल्क में कहीं पे इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा हो, जो लाखों के लाखों लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, घरें जलाई जा रही हैं, और जो उसी पार्टी के मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो लोग का घर तक जल जाता है, और उसमें भी चुप हो, तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ दिस गवर्नमेंट इज। और किस अच्छा, तरह का गवर्नमेंट हम लोगों ने चुना है, हिंदुस्तान के लोगों मैं ने। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू बिलोंग टू अ कम्युनिटी और आप अपने किशनगंज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू मुस्लिम का क्या रेशियो है? आई डोंट एग्जैक्टली नो, बट आई थिंक 1/3 2/3 के आसपास का होगा, गिव और टेक वन तो और टू आपको हिंदू परसेंट भी वोट करते हैं? मैं 1962 से मैं और मेरे फादर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और 4 बार जो मैं असेंबली जीता हूँ, या पहली बार जो पार्लियामेंट जीता हूँ, उसमें सब कम्युनिटी का मुझे वोट और सपोर्ट रहा है। और मेरे फादर के पर्सनल रिलेशन के वजह से भी, और जो हम लोग का इंटरेक्शन रहा है, वो बिल्कुल जिस तरह एयरफोर्स स्कूल में हमारा था वैसा हम मेंटेन करते हैं। अब वोट मिले ना मिले, जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन अपना जो Yeah. छवि है या अपनी जो पर्सनालिटी है वो आदमी चेंज नहीं कर सकता, जिस तरह अच्छा, हमारे। हाँ। एक मेरे को क्वेश्चन आया था पूछने के लिए आपसे, जो मैं पूछना चाहूंगा। बिहार में हायर एजुकेशन जो है आज की तारीख में, स्पेशली इन योर कमिटी फॉर गर्ल्स, इट इज वेरी लो या बिहार के अंदर। सो मैं इसके बारे में वाई तो पूछना ही चाहूंगा, इसका क्या सोल्यूशन है आपके हिसाब से? वाई देखिए, तो सबको पता है। ये एक चीज मैंने पार्लियामेंट में 1 या 2 बार बोली है कि जहां तक बिहार का मसला है,
जैसा बिहार में होना चाहिए वैसा है नहीं, जिसके वजह से हमारा इकॉनमी बेहतर नहीं। अगर आप हिंदुस्तान का जीडीपी देखेंगे, पर कैपिटा इनकम देखेंगे और बिहार का देखेंगे, तो हमारा लगभग आधा है एवरेज इंडिया का। वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए तालीम के लिए या हॉस्पिटल के लिए या रोड पुल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और चूंकि फ्लड इफेक्टेड आधा बिहार है, जिसके वजह से हर साल हमें तबाही होती है। ये सब के वजह से नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, नाइदर स्मॉल इंडस्ट्रीज आर देयर एज दे शुड बी। तो हमारे 8 to 10% जो हमारी आबादी है बिहार की, वो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में, फैक्ट्रीज में, दफ्तरों में, अस्पतालों में एज डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, बड़े बड़े ओहदे पे भी हैं, और ज्यादातर मजदूर भी हैं। इससे क्या है कि मुझे तो ये लगता है कि ये साजिश है बिहारियों के खिलाफ। चाहे वो सेंटर का तो खैर योगदान है ही है, क्योंकि जो सपोर्ट होना चाहिए सेंटर का वो नहीं है, जिसके वजह से हम लोग वी फ्यूल द इकोनॉमीज ऑफ places like Maharashtra, like Gujarat and agriculture in Haryana and Punjab and all। तो मजदूर की हैसियत से हमको रखने में कुछ लीडर्स की साजिश नजर आती है मुझे, ताकि हम लोग डेवलप ना कर पाए, हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर कम रहे, अपॉर्चुनिटीज ना हो एम्प्लॉयमेंट का, ताकि वी आर कंपेल्ड टू गो आउटसाइड एंड make the other states more rich, just to feed our hunger and take care of a family. Maybe there is a reason, इसमें ये भी हो सकता है जावेद साहब, there is a reason that एक इलेक्शन के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए थे और उन्होंने कहा था 50,000 करोड़ दूं, 60,000 दूं, 70,000 दूं, बिहार में कहा था शायद कि चलो 1.25 लाख करोड़ दिया में, और वो मैंने पार्लियामेंट में भी तो 1.25 लाख करोड़ में, हाँ 1.25 लाख करोड़ आपको नहीं मिले फिर, क्योंकि आपने उन लोगों को इलेक्शन में नहीं जिताया। मैं बता रहा हूं ना कि भाई एएमयू का जो 136 करोड़ आज से 10 साल पहले सैंक्शन किया गया था, उसमें से सिर्फ 10 करोड़ मिला। आप बताइए, आज से 3 साल कबल हमने पार्लियामेंट में ये बात रखी थी, जब गडकरी साहब हमारे ट्रांसपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर्स जो अपना कुछ कर पाते हैं हिंदुस्तान के बिल्कुल कैबिनेट में, तो वो लिस्ट आया था लगभग 30,000 किलोमीटर्स ऑफ एक्सप्रेसवेज एंड ग्रीनवेज बनने का था, और बिहार के खाते में सिर्फ 21.6 किलोमीटर्स था। तो हमने सवाल किया कि भाई आपको क्या बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते क्या आप लोग? नेपाल का मानते होंगे। हाँ, तो फिर 1 साल बाद, लगभग 10 महीने बाद गडकरी जी का मुझे चिट्ठी आया, जिसमें मैंने अपने फिर चिट्ठी भी लिखा था हमने कि भाई आप यहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट है, यहाँ जैन सर्किट है, यहाँ सिख सर्किट है, यहाँ पे सूफी सर्किट है, यहाँ बुद्धिज्म का, जैन का जन्म हुआ है, यहाँ पे सिखिज्म का, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। आप उन्हीं साइट्स को आप लिंक कर दें बिहार के कैपिटल से, और डिस्ट्रिक्ट्स को आप कैपिटल से जोड़िए, और जो आपका एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक, उसको बढ़ाइए। इस तरह का हमने सुझाव दिया था, तो कुछ उनके तरफ से आया। कहने का मतलब ये है कि बिहार को बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है। रेलवे के बारे में हमने मांगा, तो एक रेलवे जो बचपन में हम लोग सुनते थे गलगलिया टू अररिया, वो काम चालू हुआ, लेकिन दूसरा जो एक रेलवे हमने मांगा किशनगंज टू जलालगढ़, जो सालों साल से ये चल रहा है, अभी तक उसका फंडिंग नहीं आया। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि हर मुद्दे पे अब एम्स के लिए मांग की गई, दरभंगा में दिया गया, वहां पे जो जमीन है सरकारी वो अप्रोप्रिएट नहीं है। किशनगंज में अप्रोप्रिएट जमीन है, द ओनली डिस्ट्रिक्ट विच सेड वी हैव 200 एकर्स ऑफ लैंड। तो अब वो अभी हाल में भी हमने मिनिस्टर महोदय को चिट्ठी दी और रिक्वेस्ट किया कि जब वहां नहीं बन रहा तो आप यहाँ बना दीजिए। यहाँ ऐसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नील के बराबर है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है किशनगंज में,
तो ये सब में देखा जा रहा है कि सेंटर के तरफ से बिल्कुल ही बिहार को इग्नोर किया जा रहा है। और ये जो बोली लगाई गई थी कि 50,000 करोड़ दूं या 1.25 लाख करोड़ दूं वगैरह, दिस इज एन इंसल्ट टू ऑल बिहारीज। और दिया कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, दिया कुछ नहीं है आदरणीय मोदी जी ने। तो ये तो इसका तो बदले की भावना वाला प्रजातंत्र बोलते हैं कि आपने मुझे नहीं जिताया इसलिए मैं आपको ठेंगा दूंगा। ये तो यही होगी बात। नहीं, आप कैसे नहीं जिताया? आप 20 नहीं, वो तो नीतीश जी के साथ सरकार बनाई थी ना। नहीं, इंडिपेंडेंटली सरकार नहीं बनाई ना। नहीं, 2019 में 40 सीट है बिहार में। 40 सीट में किशनगंज के लोगों को छोड़ के बिहार के सभी जनता ने बीजेपी और बीजेपी के साथियों को जिताया। तो मान लीजिए ठीक है, आप यहाँ पे आप गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन बाकी बिहार में तो दीजिए। हमारे बच्चे पूर्णिया जाके पढ़ लेंगे भाई, हमारे लोग पूर्णिया में जाके इलाज करा लेंगे, कटिहार में इलाज करा लेंगे। यहाँ तो लोगों ने आपको वोट दिया, तो वो चाहते हैं कि बिहार के लोग गरीब रहें, पिछड़े रहें, ताकि गुजरात का इकोनॉमी, उनके जो उनके दोस्त हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनकी दौलत बढ़ती रहे और हम लोग जो है मजदूरी करते रहे। तो ये साजिश है बिहार के खिलाफ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जावेद साहब, और बहुत ऑनेस्ट आंसर चाहूंगा आपसे प्लीज। ये वक्फ बोर्ड इतने करप्ट क्यों है? देखिए, इतना भयंकर करप्शन कैसे है? आई एम नॉट वेरी अवेयर, लेकिन मैं जानता सर, हूं आप ऐसा कैसे हो सकता है जावेद साहब, आपको अवेयर नहीं हो? मैं आउटसाइडर को अवेयर है। नहीं, मैं वक्फ बोर्ड में जो धांधलियां होती हैं, हैदराबाद के वक्फ बोर्ड में देख लीजिए आप। कोई भी संस्था अगर उसमें सही लोग नहीं होंगे तो करप्शन होगा। नहीं, वो तो ठीक है, मगर ये तो रेगुलरली इफेक्ट, और ये सर हजारों करोड़ों में है, कोई ये नहीं है हजारों नहीं, लाखों, ये लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो वहां पे जो आपका पैसा फंसा हुआ है कम्युनिटी का, वक्फ की प्रॉपर्टी अगर जिस पर्पस के लिए लोगों ने वक्फ किया था, अगर उसके लिए इस्तेमाल किया जाए, तो खास करके मुसलमान कम्युनिटी को अगर एएमयू का पैसा नहीं देंगे, तो ये वक्फ उससे 10 गुना पैसा जनरेट करके एएमयू के लिए दे सकता है। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे लोगों को चुन चुन के बनाया जाता है जो समाज के दुश्मन है। मैं कौम की दुश्मन नहीं कह रहा, मैं एक कम्युनिटी के दुश्मन की बात नहीं कर रहा, मैं समाज की दुश्मन की बात करता हूं। क्योंकि मैं मानता हूं कि इफ आई ग्रो, माय नेबर्स विल ग्रो, एंड माय नेबर्स कुड बी यू, a Muslim, a Christian or a Sikh or anybody. अगर मेरे पड़ोसी के पास मर्सिडीज आती है, आज न कल मुझे भी उसमें बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन वो भी बेचारा तांगे में चल रहा है, मैं भी तांगे में चल रहा, तो हो सकता है कभी मैं उसके तांगे में बैठूं, वो मेरे तांगे में बैठे। तो जब तरक्की होती है तो सबकी के एक साथ होती है। और इस सरकार में 9 सालों में लोगों की तरक्की नहीं हो रही है, लोगों का धीरे धीरे वो हम लोग नहीं, अपन इस सरकार की बात नहीं कर रहा, वो तो सबको पता है। मैं तो वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में वक्फ बोर्ड की, जिस स्टेट से आप आते हैं जावेद साहब, उसका वक्फ बोर्ड ही बहुत करप्ट है। बिल्कुल करप्ट है, भयंकर करप्ट, एक्सट्रीमली करप्ट है। तो उस जो गलत लोग बैठे हैं, उन लोगों को कौन बाहर निकालेगा? हम तो नहीं निकाल सकते, हिंदू तो मुस्लिम ही निकाल सकते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, ये स्टेट निकाल सकती है। स्टेट सर सारे मुस्लिम बैठे हैं ना वक्फ बोर्ड में? नहीं, वक्फ बोर्ड में मुस्लिम है ना सारे? हाँ, तो मुस्लिम पहले निकालेंगे ना, हम क्या कर लेंगे? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन बनाता है? को मुसलमान कौन बनाता है? मुसलमान कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करती है, बनाता नहीं है। एक्सेप्ट कम्युनिटी करती है ना। अभी समझो कि मुझे अगर चेयरमैन बनना है वक्फ बोर्ड का, तो आपकी कम्युनिटी बनने ही नहीं देगी, बोलेगी तो हिंदू है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कैसे बन सकता है? नहीं, वो तो मिनिमल ये स्पेसिफिकेशन होता है कि भाई अगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनेगा तो मुसलमान ही का बनेगा। तो बस वही, एक होता है शिया वक्फ बोर्ड, एक होता है सुन्नी बोर्ड। ये तो हमारा कंफ्यूजिंग है। लेकिन ये बनाता कौन है? ये मुसलमान खुद वोट देके नहीं बनाते, ये उनपे थोपा जाता है। नहीं तो आप एक्सेप्ट क्यों करते हैं ऐसा आदमी को? पॉलिटिकल अलायंस की वजह से। तो आप एक्सेप्ट क्यों करते हैं? कम्युनिटी को एक्सेप्ट करती है, जबकि ये तो नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड नहीं है पोजीशन। कम्युनिटी क्यों एक्सेप्ट करेगी? कम्युनिटी बोल सकती है वी डोंट नीड हिम।
नहीं बोलती भी है, लेकिन अब जो बनाने वाले हैं वो सुनेंगे तब ना। ऐसा नहीं है कि नहीं, कई कंप्लेंट्स भी जाती है इनकी, इंक्वायरीज भी होती हैं, कहीं पे कहीं कहीं पे सुधार भी होता है, लेकिन करप्शन इतना है कि सुधार अगर होगा भी तो दैट इज अ मिनिस्क्यूल अमाउंट। तो फिर दैट वक्फ इज बोर्ड पे वेरी, ईडी नहीं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर ईडी क्यों नहीं आती है? अब पता नहीं, अब तो आपको आपको ये सवाल पूछना चाहिए। ईडी मतलब लब से अगर हमने कुछ गलती से कुछ बोल दिया हो, उस पे ईडी, सीबीआई और एनआईए वगैरह सब आ जाएगी, लेकिन वक्फ बोर्ड पे क्यों नहीं आती है? कई लोग फेवर्ड होते हैं, नहीं तो कई लोग वैलिड फेवर्ड क्वेश्चन है होते ना हैं ये, तो क्योंकि मैं वो, तो, हाँ मेरे वैलिड क्वेश्चन है, वक्फ बोर्ड पे क्यों नहीं आती ईडी? क्योंकि वो उनके डायरेक्शन पे काम करती होगी, इसीलिए नहीं आती है। वो तभी तो वो सारे नॉमिनेटेड हैं, यस, मगर हर्ट तो ये नॉमिनेटेड है, आपकी कम्युनिटी को कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और ये सिस्टम ये होना चाहिए कि इट शुड बी एन इलेक्टेड बॉडी, नॉट क्या बोलते हैं, फोर्स्ड अपॉन बाय एनी गवर्नमेंट। नॉमिनेटेड हो गए। नॉमिनेटेड और फोर्स्ड अपॉन, आई से फोर्स्ड अपॉन, नॉमिनेटेड तो ये हुआ। अब हम जानते हैं कि वो करप्ट है, हम जानते हैं कि वो जो आदमी है वो एक लीनिंग का आदमी है, जो गवर्नमेंट जो बोलेगी वही करेगा या ब्लैंक पेपर पे साइन करेगा। तो ऐसे लोगों को देने का मतलब ही यही है कि भाई उसमें बिल्कुल ही करप्शन होगा। दो क्वेश्चन एक और है मेरे लास्ट आपके लिए। पहला क्वेश्चन है सर, आप बिल्कुल एजुकेटेड हैं, आप ऐसी कम्युनिटी से आते हैं, बैकग्राउंड आपका बहुत एजुकेटेड है, एलीट क्लास में आते हैं। जो मुसलमान आज की तारीख में मौलानाओं के थ्रू या गोदी मीडिया के थ्रू उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है जो ये दंगे में इन्वॉल्व हो जाते हैं? क्लियर कट मैसेज क्या है उनके लिए? मेरा सिंपल सा मैसेज है कि क्या एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जो अक्सर मैं बयां करता हूं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे हमारा ही मकान थोड़ी है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे यहाँ कुछ होगा तो इसका असर बगल को भी होगा। आपने तो मैसेज इसलिए नहीं दिया ऐसी अपनी ऐसी कम्युनिटी को। नो 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 नो, ये तो राहत इंदौरी साहब के शेर से तो मैं बोर हो चुका हूँ, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये अच्छा सुनने में अच्छा लगता है, इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट नॉन इफेक्टिव दिस शेर इज है ये। मोस्ट एप्लीकेबल। नहीं मगर मैंने आपसे एक चीज कही ना जावेद साहब, मैं तो एज ए जूनियर बोल रहा हूँ आपको, एज ए स्कूल जूनियर। छोड़ दीजिए अभी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं तो भूल नो भी नो, गया आप आई एम मेंबर ऑफ नॉट पार्लियामेंट है। टॉकिंग टू यू एज अ जैसे ही मेंबर आपने ऑफ स्कूल का पार्लियामेंट। कहा, आप मेरे दिमाग से निकल गया। आप नाउ यू आर सीनियर, स्कूल सीनियर। तो मैं चाहता हूँ स्कूल की असेंबली में अगर आपको उठ के बोलना है अपने मुस्लिम जितने भी स्टूडेंट्स को, जो लोग स्कूल में बदमाशी करते हैं, उनको क्या बोलोगे एज ए स्कूल कैप्टन? मैं तो ये बोलूंगा भाई, हर स्कूल का, हर सोसाइटी का, हर कम्युनिटी का एक बेसिक नॉर्म्स है, उसको फॉलो करो। और अगर डिसिप्लिन में रहोगे तुम भी तरक्की करोगे, तुम्हारा पड़ोसी भी तरक्की करेगा, तुम्हारी परिवार भी आगे बढ़ेगी, और तुम्हें लोग इज्जत से देखेंगे और इज्जत करेंगे। और अगर कानून को नहीं मानते हो और दूसरे को हर्ट पहुंचा के तुमको लगता है कि तुम्हारी वाहवाही होगी, ये सरासर गलत है, ये कभी नहीं होगा। आज हो सकता है तुमको कुछ लोग चढ़ाने के लिए तुम्हारे पीछे ताली बजाएं, लेकिन या माला पहनाएं, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग दंगे कराते हैं, इस गवर्नमेंट के एक्स मिनिस्टर्स जाके उसको माला पहनाते हैं, स्टेज पे सरकार बैठाती है। तो कुछ देर के लिए, कानून सबके लिए बराबर है, आज न कल कानून में फंसोगे। इसलिए जो समाज है और जो मुल्क का कानून है उसको फॉलो करना चाहिए। भाईचारगी से रहोगे तो सब लोग खुशहाल रहोगे, सबकी तरक्की होगी, और सुख चैन से रात को सो सकोगे, परिवार को अच्छा वक्त दे सकोगे। इन शॉर्ट। जावेद साहब, आपने लास्ट कौन सी फिल्म देखी थी? आई डोंट रिमेम्बर, बट ओटीटी आई पे डू। कोई शो देखा था आपने? अब 3 इडियट्स देखा था, मुझे वो अच्छा लगा था। वो तो बहुत पुरानी फिल्म है। उसके बाद आई डोंट, आई मस्ट हैव सीन रिसेंटली आल्सो, बट आई डोंट रिमेम्बर। चलिए एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आज की तारीख में ओटीटी पे जो भी शोज बनते हैं वो यूपी और बिहार का क्राइम दिखाते हैं, पॉलिटिकल क्राइम, मोस्ट ऑफ द शोज।
चाहे वो अनुराग कश्यप के हों, चाहे मनोज बाजपेयी के हों, आपके से ही आते हैं मनोज बाजपेयी, इसके नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आपके यहाँ से ही आते हैं, पंकज त्रिपाठी भी आपके यहाँ से आते हैं। बिहार को इतना ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, वहाँ का पॉलिटिकल क्राइम और यूपी का। ऐसा क्यों है? ये पॉलिटिकल क्राइम का बैकड्रॉप जो होता है, ये दूसरे स्टेट के नहीं शोज बनते, सिर्फ बिहार और यूपी के ही क्यों बनते हैं? या तो है वहां पे जंगल राज जिसको कहते हैं, वो आज भी कायम है, तभी ये स्टोरीज उठ उठ के आती है। क्योंकि जो मूवीज की स्टोरी होती है वो एक तरह से मिरर इमेज होती है, जो समाज में चल रहा है, जो देश में चल रहा है, वो एक तरह से मिरर इमेज होता है। ठीक है ना? आज जैसे कोई भी पिक्चर आती है, आज जैसे कश्मीर फाइल्स आई फॉर एग्जाम्पल, वो उसने वहाँ का कश्मीर का दिखाना उसने करा ट्राई, वो वहाँ की मिरर इमेज दिखा रहा है, जो भी दिखा रहे हैं उनका तरीका है। पर बिहार के क्राइम को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है? इस पे आप बताओ, क्योंकि आप तो 4 बार ही एमएलए रह चुके हो, दैट इक्वल्स टू बी 20 years एंड देन एमपी, तो आप तो बहुत पहले से देखते आ रहे हो। देखिए, दो चीज है इसमें। जब भी कोई कहानी कही जाती है तो तिल का पहाड़ बनता है, और लेकिन इसमें ये भी है कि कुछ सच्चाई होती है, उसी के बेसिस पे कहानियां बनती हैं, ये भी सच है और मानना चाहिए कि उसमें जितना भी दिखाया जाता है उसमें कुछ सब्सटेंस जरूर है। और बट दूसरी बात ये भी है कि कि जैसा मैंने पहले कहा कि बिहार और यूपी को, खास करके बिहार को नेगेटिव ज्यादा दिखाया जाता है। ये तो मुझे एक प्लॉय लगता है कि बिहार को कैसे हम लोग हमेशा पीछे ठेल पाए, ताकि वो उसका जो ग्रोथ है ना हो पाए, क्योंकि उसका ग्रोथ होगा तो बाकी जितने स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं या लेबर फोर्सेस हैं या मेहनती लोग हैं जिसके वजह से उनकी इकॉनमी चल रही है, वो ठप हो जाएगी। तो मुझे साजिश भी लगता है इसमें। तो दोनों एंगल मैंने किसी स्टेट से कैसे ईमानदारी, कोई साजिश कर? एक ही कंट्री का स्टेट है वो, कोई ये तो है नहीं कि पाकिस्तान एक में ही बिहार, कंट्री। तो साजिश क्यों करेगा कोई? देखिए, आप जयपुर से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहेंगे कि भाई जयपुर बेहतर शहर बन सके, बेहतर लोगों को सुविधा हो, जिसका आपको भी फायदा होगा तो ऑटोमेटिकली नेबर को भी होगा। अगर आपको कंसर्न हो ना हो, लेकिन बेहतर होना चाहिए। उसी तरह मैं भी चाहूंगा कि मेरा स्टेट या मेरा जो एरिया है वो डेवलप कर सके। उसी लिए हम लोग को पार्लियामेंट में भेजा गया, तो हम लोग हर चीज की मांग करते हैं, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिल पाता है। तो हम ये महसूस करते हैं कि जो तरक्कियां तमिलनाडु में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, गुजरात में हुई है, उसका राजस्थान फ्रैक्शन में, क्यों नहीं हो रहा हमारे यहाँ? राजस्थान में हो रहा है खूब। अशोक राजस्थान गहलोत में हो अच्छा रहा काम है, कर रहे हैं। और सब जगह हम देखते हैं कि हमारे ही लोग हैं, बिहार के लोग हैं जो आपके यहाँ मजदूरी करके, अलग राज्यों में मजदूरी करके, वो मीगर सैलरीज पे, इन ह्यूमन कंडीशन में रह के, लेकिन आपके यहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि उसको अपना परिवार पालना है। तो वाई कांट वी डू द सेम थिंग इन बिहार? वाई डू वी हैव टू गो 2000 किलोमीटर्स फ्रॉम पूर्णिया और किशनगंज, फ्रॉम दरभंगा टू केरला और टू और वहां पे लद्दाख? जाके फिर डंडे भी खाते हैं महाराष्ट्र में। हम डंडे भी खाते हैं, मरते भी हैं भाई, मरते भी हैं। लद्दाख में आई थिंक एवलांच हुआ, वहां पे हमारे बिहार के लोग मर गए। वहां पे डंडा चला, हमारे बिहार के लोग मर गए। अभी गुड़गांव में वो लड़का बेचारा इमाम साहब, उसको लोगों ने मार दिया। तो अगर ये स्टॉप होना होगा, हमारी जो, भाई वी रूल, आप गुरूर करते हैं ना कि हमारा अखंड भारत, बर्मा से लेके अफगानिस्तान, तो आप में से तो कोई बर्मा नहीं गया था या ना अफगानिस्तान गया था। ये तो हम बिहारी थे, अशोका हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, जिनके बलबूते से आप बोलते हैं कि भाई अखंड भारत। ये तो वी बिहारीज शुड बी प्राउड, एंड वी आर प्राउड कि हमारे वजह से बाकी हिंदुस्तान बोलती है अखंड भारत। ये तो हमारा देन है। और आज हम सबसे पीछे में, एजुकेशन के मसले में, कॉलेजेस के मामला ले लीजिए, अस्पताल का मामला ले लीजिए, पर कैपिटा इनकम का मामला ले लीजिए, हर चीज में हम पीछे हैं। ये साजिश चलिए चल रही है।
एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो कुछ भी चीज हो सकती है। सपोज आप बिहार के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हो 5 साल के लिए, आप ऐसे कौन से 5 काम करेंगे इंस्टेंटली? इंस्टेंट मीन इंस्टेंट, जिससे बिहार में कुछ बदलाव दिखेगा इन ईयर एंड हाफ, मतलब बदलाव शुरू हो जाएगा। ऐसे कौन से 5 काम करोगे इफ यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? भाई, आई वुड लाइक टू डिसअपॉइंट यू हियर। मेरे डोंट टेल मी। अगर मेरे पब्लिक चाहिए, ख्वाबों में सर पब्लिक ऐसा नहीं चाहेगी आता तो है कि पब्लिक चाहेगी, मैं सर बनूं। जावेद साहब, अगर पब्लिक चाहेगी तो आप भी खुद को नहीं रोक सकते। अगर पब्लिक चाहेगी डॉक्टर जावेद सीएम बनेंगे तो बनेंगे, पीरियड, दैट्स डेमोक्रेसी। मैं एज अ तो पब्लिक मैन, एज अ बिहार का निवासी, मैं ये चाहूंगा कि जितने भी हमारे बच्चे जो हजारों हजार करोड़ों के रकम से अलग अलग राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार को सुविधा देनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट फंडेड हो, चाहे प्राइवेट पार्टीज को इनवाइट करके हो। हमारे यहाँ स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ छोटी छोटी वहाँ का हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, सिस्टम कैसा है बिहार का? हेल्थ केयर पे भी जितना बाकी जो नेशनल एवरेज है उससे हम काफी नीचे हैं। आई डोंट हैव द फिगर्स नाउ, अदरवाइज आई वुड रीड इट आउट टू यू। वो तो तो पता है, ये वो सब तो जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, इनको हमको बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा आउटफ्लो ऑफ फंड्स ना हो, आउटफ्लो ऑफ ह्यूमन ना हो, बाय वेज ऑफ नॉट ओनली लेबर। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं वो वहीं रह जाते हैं। आप नोएडा चले जाएं, गुड़गांव चले जाएं, नोएडा में खास करके मैं तो कहता हूँ 30-40% जो डॉक्टर्स हैं वो बिहार के होंगे। तो हमारा लाखों आपके करोड़ अमेरिका में रुपए। बहुत बड़ी एसोसिएशन है, बिहार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बाना बोलते हैं इसको, मेरे हाँ, तो शहर में। उनको मेरे तरफ से उनको अपील कीजिए कि अल्लाह के फजल से दे आर डूइंग वेल। व्हाई डोंट दे थिंक अबाउट सेटिंग अप स्मॉल स्कूल, स्मॉल हॉस्पिटल? बड़ा हो तो और अच्छी बात है, लेकिन Because स्टार्ट there is करने no के लिए because there is no security of small देयर businesses इज in India. सिक्योरिटी, देयर इज No, सिक्योरिटी। no. नो नो, अभी आज की तारीख आज मणिपुर में मेरी नहीं आज भाई, की तो तारीख अपने मणिपुर में मेरी फैक्ट्री होती, डॉक्टर साहब, हाँ, मेरी मणिपुर में फैक्ट्री होती, उसको जला दिया जाता था, कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था? गवर्नमेंट वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो। ओके, नो नो, मेरी हरियाणा में होती फैक्ट्री, नू में, हाँ मेवात में मेरी फैक्ट्री होती, उसको जला देते। मैं एक हिंदू रखता मुस्लिम नाम, उसको हाँ। जला देते मुसलमान समझ के, कौन लेता रिस्पॉन्सिबिलिटी? स्मॉल नहीं, तो अभी बिजनेसेस तो कोई इंडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस। तो अभी जो प्रेजेंट हुकूमत है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। लेकिन आई एम नॉट आस्किंग योर अमेरिकन फ्रेंड्स टू स्टार्ट बिग, आई एम जस्ट आस्किंग देम टू स्टार्ट वेरी स्मॉल। सर 50 करोड़ का भी आदमी अपने गांव में कुछ बच्चों को, नहीं तो वहां के जो लोकल स्कूल है उसमें कुछ फर्नीचर्स दे दें, एक अच्छे टीचर का सैलरी दे दें। जैसे मैंने मैं बताया ना कि मेरी वाइफ लगभग 8 से 10 हजार बच्चों को डायरेक्ट, ऑब्वियसली शी इज नॉट स्पेंडिंग आउट ऑफ पॉकेट, शी ऑब्वियसली इज गेटिंग फंडिंग फ्रॉम अदर पीपल। या तो एटलीस्ट 8 से 10 हजार बच्चे तो पढ़ रहे हैं दैट्स क्वालिटी ह्यूज। एजुकेशन फॉर 2 आवर्स बेसिक। नो नो, दैट्स ह्यूज। मैं आपको आई बाना थिंक, बाना एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से आपको टच में कर दूंगा, फिर आप उन्हें हाँ कन्विंस करें, आप हाँ, वहाँ के मेंबर ऑफ वो अपने पार्लियामेंट है। अपने गांव में करें, अपने हाँ, अपने आप गांव में अच्छा, करें, छोटा से छोटा काम करें, एक बिकॉज लास्ट छोटा से क्वेश्चन बड़ा पूछना होगा। है, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है सर आपसे। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसी टाइम पे इंडिया में हुआ था कि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक अपने गांव गोद लेगा, हाँ, याद है? आपने भी गांव को गोद लिया था? बिल्कुल। उस गांव का क्या हाल है? कोई हाल नहीं है। हम गोद लिए, हमने एक सूची दी, 5 पंचायत करके लिया जाता है। 5 पंचायत में हम लोग से मांगा गया व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू गेट डन हियर। हमने पंचायत से मंगवाया, वो सरकार को भेजा, बस पेपरबाजी चल रही है और मोदी जी कह रहे हैं कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप हकीकत में जाके देखिए, there is no much difference between that privileged village or panchayat to the other one. तो This मतलब is वो जो all, गोद वाली बातें वो सारी 15 हवा हवाई लाख वाली और 2 बातें थी। करोड़ नौकरियों वाला हालचाल है। ओके, चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन जावेद साहब, कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं आप? मैं स्कूल में फुटबॉल खेलता था, सुब्रोटो कप 7th से लेकर 12th तक सुब्रोटो कप खेला, और याद है मुझे। एथलेटिक्स में आई टू रिले में था,
1x4, फिर जैवलिन और लॉन्ग जंप भी करता था, बट दैट इज स्कूल लेवल ओनली। अब क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, क्या खेल रहे हैं आप? गोल्फ खेल रहे हैं आप? गोल्फ का गोल्फ है क्या बोलो, लेकिन बिहार के टाइम अंदर? नहीं मिल पाता है। नहीं, गोल्फ है बिहार के अंदर? डू यू हैव गुड गोल्फ पटना कोर्सेज? गोल्फ क्लब का गोल्फ क्लब है, वहां पे भी है। एक ही है? नहीं, पटना में तो है, बाकी जगह भी है, दानापुर में भी है, वो आर्मी का ओके। होगा। और भी कई कई जगह है, भागलपुर में भी शायद है, बट आई एम आपके नॉट अवेयर ऑफ। आपके बिहार में भी स्मार्ट सिटीज का कुछ लिस्ट में नाम आया था, कुछ सिटीज का कुछ स्मार्ट बनी क्या? देखिए, जब तक मोदी जी, आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अल्लाह करे और 6-8 महीने रहें, उसके बाद लोग बदलाव करें, जो हम यकीनन हम कह सकते हैं कि होगा, मुझे उम्मीद है। तो आपको हर तरह की नई नई चीजें, स्पोर्ट्स इंडिया, तो शाइनिंग इंडिया, तो दिस इंडिया, दैट इंडिया, बस वही सुनने को मिलेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं दिखने को मिलता। और बड़ी ताज्जुब की बात है जावेद साहब, आपने खुद बताया बिहार के बड़े हालत खराब है, और ये सब स्कीम्स तो अगर मतलब जानी चाहिए तो पहले, जैसे जो स्टेट है बिहार, जो इतनी इतनी जरूरत है वहां पे टच करनी चाहिए थी सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। आज बिहार को स्मार्ट सिटीज की जरूरत है, बिहार को इंटरनल माइग्रेशन रोकना है, बिहार को कॉलेजेस की जरूरत है, हेल्थ केयर की जरूरत है, स्मार्ट गोद लिए हुए गाँव के इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। सब चीजें तो बिहार में टच हो रही है। अगर बिहार में टच नहीं हुई तो ये तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई स्मार्ट सिटी या कोई गोद गोद लिया हुआ गाँव कोई बहुत ही जबरदस्त अपने बन गया होगा, जापान की तरह कुछ बन गया होगा, टोक्यो की तरह कोई गाँव। जैसे टोक्यो की तरह बड़ी बातें होती थी, जैसे आज की तारीख में शिवराज जी कहते रहते हैं कि मध्य प्रदेश की रोड तो वॉशिंगटन से बेटर है। वॉशिंगटन तो हमें तो पता है क्या बेटर है क्या नहीं है। अब वहां पे नहीं, ये बड़ी उनकी अजीब सी तस्वीरें बातें लगती आपने है। देखी होंगी, जो पैंट ऊपर करके रोड में चल रहे हैं, उनकी गाड़ी जा रही है, गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। गोद तो में भी देखिए पुलिस वाले उनको गोद में उठा के ले जा रहे हैं, कोई हाँ बाढ़ ग्रस्त बिल्कुल। आ रही है तो तो। ये ऐसी हुकूमत आई है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ और बंटवारे की पॉलिटिक्स पे लोगों पे हुकूमत कर रही है। देयर इज नो डेवलपमेंट हैपनिंग इन इंडिया, दिस इज ऑल फार्स, पीपल आर नो फेड अप एंड नो सर, ऐसा भी एम्प्लॉयमेंट। नहीं बोल सकते। आज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जो जितना भी इनकी इनकी जो मिनिस्ट्री करती है नितिन गडकरी साहब की, हाईवेज की, दैट इज कमेंडेबल। वो देयर तो इज नो डाउट अबाउट इट, दैट इज कमेंडेबल, क्योंकि मेरे को तो पता है जयपुर दिल्ली का जो रूट होता था वो तो हुकुम काम आप जबरदस्त कर रहे हैं। हुकुम आप बिहार पधारें, एंड प्लीज देन टेल मी व्हाट यू सी इन बिहार। क्योंकि किशनगंज से जो नेशनल हाईवे जाती है, किशनगंज टू पटना इज लेस देन 380-70 kilometers. How much time should it take me if it were in Maharashtra for that matter? It would take me 3 to 4 hours. But never have I traveled the distance in less than 8 hours. तो किस बात का एक्सप्रेस वे आप बात इनको कर रहे ये ये अमेरिका से कंपेयर करते रहते हैं, इनको शायद पता नहीं है अमेरिका में एवरेज स्पीड है, मतलब आप समझ 1 माइल टू 1 मिनट टू अ माइल एवरेज हैं? स्पीड हाँ चलती है। 1 माइल जी। इज कवर्ड इन हाँ, 1 मिनट। इफ वन आई एम मिनट ट्रैवलिंग 300 माइल्स विच इज अराउंड 500 ऑड किलोमीटर्स, आई बी मतलब उसको गन डाउन कर रहा हूँ लाइक इन 300 मिनट्स। तो ये जिस तरह बातें करते हैं, मगर फिर भी मतलब इंडिया में इतना इजी नहीं है सर। ये जितने भी पूरा रोड सिस्टम बनाना, लोगों ने इंक्रोचमेंट्स कर रखे हैं, लोग बाग हटते नहीं है, पुराने कंस्ट्रक्शन है, पुराने मंदिर हैं, पुराने मजार हैं जो बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से रोकना पड़ता है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि वो किसी जमाने में बन गए, उनको हटाओ ठीक है, दूसरी जगह ले जाओ। ये थोड़ा फर्क है। मगर एक बात तो पक्का है, आज के टाइम में नितिन गडकरी जी ने काम किया है, उसके लिए उनको ना ना, सलूट है, आई और वो आई सबको डू करना एग्री। चाहिए। मैंने शुरू ही में कहा या कि एक दो मिनिस्टर जो काम के हैं उसमें नितिन गडकरी सॉलिड है। जी हैं, या लेकिन अब उनके एंड उनके वो कामों में कितने भी। नहीं, वो कितने अच्छी तरह बोलते हैं, समझाते हैं, हाँ एक लगता है सभ्य आदमी है, कल्चर्ड है, यू नो। उनको सुनना अच्छा लगता है। दूसरों को बहुत सुनने से तो अच्छा लगा। इरिटेशन होती है कि पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, क्या है। वो तो इतने आराम से बोलते हैं हर चीज, और ओपनली बोलते हैं। वो तो इज अ वंडरफुल मैन। ही इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड, लेकिन इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन आर यू गोइंग टू सपोर्ट? वेल, अब बीजेपी का आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं, अब लोगों ने 10 सपोज साल ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ही बिकम्स, if he were the prime वुड यू minister लाइक of हिम टू बिकम द India, प्राइम मिनिस्टर? now in the next for the next 9 months, I would welcome him.
and he'll be a good prime minister, much better than 100%. our मोदी जी जो विश्व गुरु हैं। और आप जानते हैं कितनी इज्जत हर जगह मिल रही है, नहीं मिल रही है, वो तो इंटरनल आप लोग को ज्यादा पता चल रहा होगा वहां पे भी। तो इसमें कोई शक नहीं कि आदरणीय मोदी जी से अभी भी बीजेपी में कई लोग ऐसे हैं जो उनसे कई गुना बेहतर प्राइम मिनिस्टर रह पाते। चलिए जावेद साहब, आई विश यू ऑल गुड लक। आई होप टू सी यू एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। आप जैसे एजुकेटेड लोग आएंगे आगे। आई डोंट सी माई सेल्फ बीइंग दैट, बट एनीवे हम तो होप ही कर सकते हैं सर। और जी जी, आप बनना चाहे ना बनना चाहे, इसमें कुछ नहीं होता। अगर जनता बनाना चाहिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, पीरियड है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। एंड इट वाज अ रियली अ सरप्राइज दैट आप मेरे स्कूल के मेरे सीनियर निकले। एंड विल बी इन टच, डेफिनेटली। इंशाल्लाह ठीक है सर, आप दिल्ली आए तो आई विल बी बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली। अब तो मैं हक से आ जाता हूँ। रिस्पेक्ट। मैं एमपी के घर नहीं जा रहा, मेरे सीनियर के घर जा रहा हूँ। अब तो मैं हक से आ सकता हूँ। प्लीज प्लीज एमपी आप बाद में बने थे, सीनियर हमारे जी पहले जी, थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी भी अपने आप को उतना पॉलिटिकल नहीं नहीं, आप मानता लगते और भी हूँ नहीं है भी नहीं, वैसे। मैं आपको बताऊं, आप सीरियसली पॉलिटिशियन लगते भी नहीं है और कभी। हूँ भी नहीं, आपका वो एटीट्यूड नहीं मिजाजन है। भी नहीं हूँ मैं। हाँ, वो ईगो जो होता है ना, एक बार पार्लियामेंटेरियन बन जाता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, इतनी ईगो होती है, बट दे डोंट नो इनकी पोजीशन टेम्पररी है। 5 साल बाद वापस धरती पे हाँ आ सकते हो। नहीं, क्योंकि हमारी पैदाशी से पहले से हमने हाँ, आप तो देखते आ रहे वो हैं ना। इट्स सरकारी नॉट न्यू फॉर यू। देखा है, तो इसलिए हमें फर्क नहीं या इट्स नॉट पड़ता। न्यू वो फॉर यू। हमारे लिए रात भी वही है, दिन भी वही है तो भाई। आपके अब्बू भी पॉलिटिक्स में थे? मैंने कहा ना 1962 से he was an MLA and 6 times minister, 6 times MLA। एंड हमारे लोगों ने काफी हम लोग को मौका दिया अपने इलाके में खिदमत के लिए। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिटवीन फादर एंड मी वी हैव बीन MLA फॉर 10 टर्म्स एंड तो आई एम श्योर MP पहली बार मैं हुआ हूँ। आपकी बड़ी रेयर ब्रीड है जो बहुत ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है इंडिया में। जब भी आप लोग बार बार चुन के आ रहे हैं, फ्रॉम अब्बूज टाइम थैंक टू यू, योर टाइम। थैंक यू, 100%। थैंक थैंक यू यू सर, सो थैंक मच, यू। खुदा थैंक यू हाफिज सो सर।